हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 21 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, जापान हैज पार्टिसिपेटेड इन नाटो समिट इन मैड्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2022। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। देखिए, हाल ही में 2022 की नाटो समिट में जापान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो आपको ये पूछा गया है कि नाटो के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जेन्स स्टोलनबर्ग। तो जेन्स स्टोलनबर्ग नाटो के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। उसके बाद 47th meeting of GST Council will be held on June 28 to 29 in which city। तो आपको बताना है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हाल ही में 28 और 29 जून को आयोजित होने वाली है, तो वो कहाँ पर होगी, किस सिटी में आयोजित होगी। तो जीएस काउंसिल की 47th मीटिंग ये होगी श्रीनगर में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, श्रीनगर। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद आरबीआई हैज रेज्ड एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लिमिट ऑफ ई मैंडेट्स फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 5,000 टू व्हाट अमाउंट। ठीक है, ये आपको बताना है कि आरबीआई ने अपने एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जो लिमिट है वो 5,000 से कितनी कर दी है। ठीक है, तो 5,000 से किस अमाउंट तक जो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की लिमिट है वो कर दी है। ठीक है, तो आपको अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आरबीआई ने अपनी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की लिमिट वो 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय प्रेस परिषद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है अपनी रंजना प्रकाश देसाई। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रंजना प्रकाश देसाई। उसके बाद हमजा अब्दी बर्रे हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि हमजा अब्दी बर्रे को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। तो ये है सोमालिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, सोमालिया, सी। यानी यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, सोमालिया। सोमालिया के नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, हमजा अब्दी बर्रे बनी है। ठीक है, उसके बाद विच कंपनी which company has partnered with GeoBP to accelerate EV adoption। ठीक है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए GeoBP के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है। तो ये किया है जोमेटो ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ई रहेगा, जोमेटो ने GeoBP के साथ समझौता किया है ताकि ईवी अडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जा सके। उसके बाद when is the International Day for Countering Hate Speech सेलिब्रेटेड ग्लोबली। तो आपको बताना है हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अपना 18 जून को। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा 18 जून, यानी यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। 18 जून को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच मनाया जाता है। उसके बाद वेयर वॉज द लार्जेस्ट नॉन प्लांट ऑन अर्थ रिसेंटली डिस्कवर्ड। ठीक है, हाल ही में जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट है वो खोजा गया है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर खोजा गया है। तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में, ऑफ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑफ कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इस दुनिया के सबसे बड़े प्लांट को खोजा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI International has signed an MOU with which countries Lyra network for acceptance of UPI and रुपे कार्ड। देखिए, रुपे कार्ड और यूपीआई के एक्सेप्टेंस के लिए जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने किस देश के लायरा नेटवर्क के साथ
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। तो एनपीसीआई ने ये किया है, फ्रांस की लायरा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। फ्रांस की लायरा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है ताकि यूपीआई और रुपे कार्ड को एक तरीके से एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाए वहां पर, ठीक है। तो रुपए और यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने फ्रांस की एक कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ समझौता किया है। उसके बाद एवरी ईयर, हर साल, द वर्ल्ड ऑब्जर्व सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑन विच डे, आपको बताना है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 जून को। तो यहाँ पर 18 जून यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। उसके बाद विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द एनम एजुथम स्कीम टू ब्रिज द लर्निंग गैप अकर्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक अमंग द स्टूडेंट्स। देखिए, जो कोविड-19 की वजह से बच्चों में, विद्यार्थियों में जो एक गैप आ गया था, लर्निंग गैप आ गया था, उसको फुलफिल करने के लिए किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एनम एजुथम स्कीम लॉन्च की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और आपसे ये पेपर में पूछी जा सकती है। एनम एजुथम स्कीम लॉन्च की है यहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, यानी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है। उसके बाद विच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च ए वन ऑफ इट्स काइंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन सोलर पीवी हाइब्रिड। तो आपको बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला देश का पहला, भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बन गया है अपना छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई ने एक तरीके से इंस्टॉल किया है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को और सोलर पीवी हाइब्रिड को, ठीक है। तो ये भारत का पहला, ऐसा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट रहेगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं अपनी आज की न्यूज के लिए, 21 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज के लिए, ठीक है। तो पहली न्यूज है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2022 मनाया गया, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2022 मनाया गया, यानी संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया। ये किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 19 जून को, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और कंडक्ट किया गया है यूएन के द्वारा, और ये हर साल मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो डे है वो मनाया जाता है कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस साल की जो थीम रही थी वो रही थी प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन, एनहांसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। तो ये जो थीम है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डे हो सकता है पूछे जाए या ना जाए, लेकिन थीम आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन, एनहांसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, ये आज इस साल की थीम थी। उसके बाद वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022 ये ऑब्जर्व किया गया 20 जून को। तो 20 जून को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये सेलिब्रेट किया गया, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 जून को, ठीक है। इस बार भी 20 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये यूएन के द्वारा एक डेजिग्नेटेड डे है, इंटरनेशनल डे है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड डे है। और ये इस साल की जो थीम रही थी वो इस साल की थीम यहाँ पर क्या है, ये रोल्ड आउट नहीं की गई, ठीक है। इस साल की जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम है वो यहाँ पर नहीं प्रदर्शित की गई, लेकिन जो पिछले साल की थीम है वो आपसे पूछी जा सकती है। इस साल की थीम नहीं निकली लेकिन पिछले साल की पूछी जा सकती है। तो पिछले साल की जो थीम थी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की वो है
टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन यहाँ पर क्या रहेगी, 2021 की वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहली बार जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है वो 2001 में मनाया गया था 20 जून को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनोग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को। नेशनल योगा ओलंपियाड को किसने इनोग्रेट किया है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। अगर हम बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनोग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 के लिए, और ये एक क्विज कंपटीशन भी यहाँ पर रहा, और ये इसका आयोजन कहाँ पर रहा? नई दिल्ली में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो नेशनल योगा ओलंपियाड का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, और इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेशनल योगा ओलंपियाड ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, इसके द्वारा, यानी एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, और एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको ज्वाइंटली एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था इस इवेंट को। ठीक है, नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को दोनों के द्वारा, यानी एनसीईआरटी और एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा टू लीड 37 मेंबर एथलीट टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2022। देखिए 2022 में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम में जो 37 मेंबर्स की एथलेटिक टीम है उसको लीड करेंगे अपने नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो यह इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा ये क्या करेंगे, ये लीड करेंगे 37 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स टीम को। ठीक है, कहां पर? कॉमनवेल्थ गेम में। अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ये क्या करेंगे, फ्लैग को एक तरीके से वहां पर हमारा झंडा फहराएंगे। कहां पर फहराएंगे? 2022 के ये 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। और ये कहां पर आयोजित हो रहे हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम? ये बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, वहां पर हेमा दास और दूती चंद भी क्या है, एक तरीके से उन्होंने भी अपना बर्थ बुक कर लिया है, यानी वहां पर ये अपना प्रदर्शन करेंगे, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और जो ये कॉमनवेल्थ गेम है ये 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे बर्मिंघम में। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम ये 2022 के जो गेम है ये बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे, और 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इनका आयोजन होगा बर्मिंघम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फुजियान, फुजियान चाइना का थर्ड मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकली बिल्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च्ड हो गया है। एक तरीके से चाइना ने क्या है, अपना तीसरा मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है। ये आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हो कि ये बहुत ही एडवांस कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ से देखो हवाई जहाज की भी उड़ान हो सकती है, एक समुद्री जहाज जहाँ से हवाई जहाजों को भी एक तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये फुजियान नाम है, और ये इसका एक तरीके से इसकी लॉन्चिंग किसने कर दी है? चाइना ने कर दी, इसको कमीशन कर दिया गया है। अगर हम बात करें, चाइना ने लॉन्च किया है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि कंट्री का मोस्ट मॉडर्न है एंड फर्स्ट कंप्लीटली डोमेस्टिकली मेड है, यानी स्वदेशी है। चाइना का ये स्वदेशी एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? फुजियान है। ठीक है, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ये लॉन्च किया गया है किस शिपयार्ड के द्वारा? संघाई की जियांगनान जियांगनान शिपयार्ड के द्वारा इसको क्या है, कमीशन किया गया, बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, संघाई की जियांगनान शिपयार्ड। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला था लिया लियाओनिंग। ठीक है, लियाओनिंग ये चाइना का पहला था, और दूसरा था सांडोंग दूसरा था। सांडोंग को कमीशन किया गया था 2019 में, और लियाओनिंग को एक तरीके से कमीशन किया गया था 2012 में, और 2022 में कमीशन किया गया है फुजियान। ठीक है, तो ये तीन आपसे पूछे जा सकते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पिच अपग्रेड 9 इंडियन बैंक्स आरडीआई आईडीआर्स टू स्टेबल। ठीक है, तो फिच ने 9 भारतीय बैंकों के
IDR को स्थिर में अपग्रेड कर दिया, मतलब नेगेटिव से अब ये स्टेबल हो गए हैं। अगर हम बात करें ये IDR क्या होता है, ये होता है ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग। क्या होता है? ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग। इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे क्या होता है और कैसे ये नेगेटिव से अब स्टेबल हो गई है। अगर हम बात करें तो फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग इसने 9 इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड और बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे मेजर बैंक को क्या किया है, इसकी IDRs को स्टेबल कर दिया है, यानी नेगेटिव से स्टेबल कर दिया। अगर हम बात करते हैं एक रेटिंग की, ठीक है, आई ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग क्या होती है? ईश्वर का मतलब क्या होता है? बैंक। ईश्वर का मतलब होता है बैंक। डिफॉल्ट रेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से ये एक रेट करते हैं, फिच क्या करती है? रेटिंग करती है, एक रैंकिंग देती है कि किस देश में किस बैंक को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या बनाती है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिच रेटिंग में ये तय किया जाता है, ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग में ये किया जाता है कि जो बैंक का डेब्ट है, ठीक है, डेट है, बैंक का डेट है और बैंक के पास जो सेविंग्स है, रिजर्व है, उसको मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, या उसको बैंक को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बनाती है, किस तरीके से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, ये है फिच की रेटिंग में ये सब आंकड़े देखे जाते हैं। अगर किसी देश की गवर्नमेंट बैंकों को बहुत ही बढ़ावा देती है, ठीक है, और वहां के रिजर्व, बैंक के रिजर्व और बैंक के जो डेट होते हैं वो फुलफिल रहते हैं, तो उनकी रेटिंग क्या है? फिच रेटिंग उनकी हाई रहती है, यानी ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग उनकी हाई रहती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट टेक इनटू अकाउंट द गवर्नमेंट ट्रैक्स रिकॉर्ड ऑफ बैकिंग, यानी सपोर्टिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स लेंडर रिलेटिव सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड देयर वेरियस ओनरशिप स्ट्रक्चर, यानी बैंक का कितना योगदान होता है बैंकों को सपोर्ट करने के लिए, ये एक मुख्य आंकड़ा होता है रैंकिंग देने का, यानी रेटिंग निकालने का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो कि जिनकी IDR जो रेटिंग है, एक तरीके से IDRs हैं, यानी ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग्स है, वो नेगेटिव में चल रही थी, यानी कहीं ना कहीं वो खतरे में थी, लेकिन अब वो क्या हो गई? स्टेबल हो गई है, यानी वो खतरे से बाहर निकल गई है। अगर हम बात करें तो 5 नए हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड कर दी है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो 5 नए हाई कोर्ट के जज अप्रूव्ड हो गए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू चीफ जस्टिस टू 5 हाई कोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि 5 नए जजों की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, हाल फिलहाल में। अगर हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड रहेगा, उत्तराखंड में एक नया हाई कोर्ट जज मिलेगा, तेलंगाना को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, राजस्थान को और गुवाहाटी को मिलेगा, यानी असम को, ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया, ये है श्री किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू क्या है? अपने कानून मंत्री है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट्स की, तो जस्टिस विपिन सांघी ये प्रेजेंटली दिल्ली में है और इनकी अपॉइंटमेंट होगी अब उत्तराखंड में, यानी ये ट्रांसफर्ड कर दिए जाएंगे उत्तराखंड में। अगर हम बात करें ए सैयद की, तो ये मुंबई के क्या है? प्रेजेंटली जस्टिस है। अगर हम बात करें तो इनका ट्रांसफर होगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। ऐसे ही SS सिंधे ये मुंबई से ही है, मुंबई हाई कोर्ट से हैं और इनका ट्रांसफर होगा राजस्थान हाई कोर्ट में। उसके बाद रश्मिन एम छाया ये प्रेजेंटली गुजरात में है और इनका अपॉइंटमेंट होगा गुवाहाटी हाई कोर्ट में। उसके बाद उजल भूयन ये तेलंगाना में प्रेजेंटली वर्किंग है, ये तेलंगाना में ही ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जस्टिस है अपने, और ये इनके अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं। तो हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। उसके बाद फीफा अनाउंसेस अनाउंसेस 2026 वर्ल्ड कप वेन्यूज अक्रॉस US, कनाडा एंड मैक्सिको। देखिए हाल ही में फीफा ने, ठीक है, क्या किया है? 2026 के वर्ल्ड कप के लिए जो वेन्यूज हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। अगर हम बात करें तो 2026 के वर्ल्ड कप का जो वेन्यू रहेगा ये लगभग ये रहेगा 11 US सिटीज में, US की 11 सिटीज में,
मैक्सिकोस की 3 सिटीज में और 2 कनाडा सिटी में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये अनाउंसमेंट फीफा ने जारी की है। अगर हम बात करें तो जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें लगभग 48 टीम का क्या रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा रहेगा करंट यानी 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में लगभग 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा, ये कतर में होगा और ये नवंबर 21 से लेकर दिसंबर 18 तक रहेगा। 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022, जिसका आयोजन कतर में होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, कतर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये फीफा के प्रेसिडेंट की, तो गियानी इन्फेंटिनो है और ये इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और इसका हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर करेंगे। उसके बाद हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम आया है वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट 2022 की लिस्ट में, ठीक है। तो स्काई ट्रैक्स की एक लिस्ट है जो एक रेटिंग देता है, एक तरीके से रैंकिंग देता है स्काई ट्रैक्स। तो स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट रैंकिंग में जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट निकला है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कतर का एक हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम आया है वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में और ये दूसरी बार रहा, ये लगातार दूसरी बार क्या है, दूसरे साल भी ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट रहा है। अगर हम बात करें तो ये अनाउंसमेंट किए स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में, ठीक है। तो अब एयरपोर्ट के अवार्ड्स हैं दिए जाते हैं यानी बेस्ट एयरपोर्ट चुना जाता है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी फील्ड में कोई एयरपोर्ट अच्छा है तो उस फील्ड में बेस्ट एयरपोर्ट का नाम दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा दिया जाता है। तो इस साल 2022 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में जो पहला अवार्ड मिला है वो मिला है कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ये अवार्ड्स हैं स्काई ट्रैक्स के अवार्ड हैं, इनका आयोजन किया जा रहा था पेरिस फ्रांस में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है इनका आयोजन कहां पर हो रहा था, ये हो रहा था पेरिस फ्रांस में। अगर हम बात करें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस है, यानी स्टाफ सर्विस में देखा जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट ये है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। अगर हम बात करें वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट डाइनिंग में, एक तरीके से डाइनिंग सर्विसेज में, ये भी क्या है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट है। भारत का केम्पेगौड़ा, भारत का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट, ये कहाँ के, कर्नाटका के एयरपोर्ट है। ये ये फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है, फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप किया है जो कि इंडिया और साउथ एशिया में है, ठीक है। अगर हम बात करें टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट, हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो का, ये वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट हुआ है और ये वर्ल्ड का बेस्ट डोमेस्टिक और एयरपोर्ट भी मतलब एक तरीके से घोषित हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट तो ये है टोक्यो का हनेदा एयरपोर्ट, ठीक है। और वर्ल्ड का बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हनेदा एयरपोर्ट टोक्यो है। उसके बाद टीसीएस का, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस एंड एलआईसी ये फीचर्ड किए गए हैं अमंग द टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड। अगर हम बात करें विश्व के सबसे 100 सबसे बड़े ब्रांड की, तो उनमें टीसीएस, एचडीएफसी, इंफोसिस और एलआईसी को एक तरीके से जगह मिली है वर्ल्ड के टॉप 100 बिगेस्ट ब्रांड में, टॉप 100 बिगेस्ट ब्रांड में, यानी विश्व के 100 सबसे बड़े ब्रांड्स में अपना टीसीएस, एचडीएफसी, इंफोसिस और एलआईसी का नाम आया है। अगर हम बात करें तो कैंटर ब्रांड्स 2022 की लिस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की रिपोर्ट में 4 इंडियन कंपनी है जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी और इंफोसिस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी, इनको जगह मिली है टॉप 100 बिगेस्ट ब्रांड में, ठीक है। और ये जो लिस्ट है ये किसकी लिस्ट है, कैंटर ब्रांड्स 2022 की लिस्ट, कैंटर कैंटर ब्रांड्स 2022 की लिस्ट में इनका नाम आया है, टीसीएस का, एचडीएफसी का,
इन्फोसिस का और LIC का। उसके बाद अगर हम बात करें इस लिस्ट में टॉप किया है एप्पल ने। एप्पल ने लगभग 947.1 बिलियन US डॉलर की एक तरीके से ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप किया है। उसके बाद गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट भी रहे हैं। अगर हम टोटल लिस्ट देखते हैं तो भारत की कंपनियों में एक तरीके से वर्ल्ड की कंपनियों में पहले स्थान पर रही है एप्पल, दूसरे स्थान पर गूगल, तीसरे स्थान पर अमेजोन। ठीक है, अगर हम भारतीय ब्रांड्स की बात करें तो 46वें रैंक पर, वर्ल्ड में 46वें रैंक पर, लेकिन भारत में पहले रैंक पर आई है TCS और 61वें रैंक पर HDFC और 64वें रैंक पर इन्फोसिस और 92वें रैंक पर LIC आई है। ठीक है, तो आप इन पर एक बार इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इन पर गौर डालेंगे, नजर डालेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे न्यू दिल्ली टू होस्ट नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, एक तरीके से दिल्ली क्या करेगा, एक समिट को होस्ट करेगा जो कि साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर रहेगी। ठीक है, एक ऐसा सम्मेलन जो कि हमने अपने साइबर सिक्योरिटी पर विचार करेगी और नेशनल सिक्योरिटी पर विचार करेगी, उसको होस्ट करेगा अपना दिल्ली। हम पढ़ते हैं विज्ञान भवन में एक नेशनल कैपिटल के विज्ञान भवन में क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, साइबर अपराध से आजादी। एक तरीके से ये एक तरीके से एक मिशन है साइबर अपराध से आजादी, और कहीं ना कहीं आजादी का अमृत महोत्सव का भी एक पार्ट रहेगा। ठीक है, तो जो ये सबमिट होने वाली है विज्ञान भवन अपनी दिल्ली में, ये क्या है, ये एक मीटिंग है, एक एक सबमिट है जो कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर है और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, और कहीं ना कहीं ये साइबर अपराध से आजादी, साइबर अपराध से आजादी एक मिशन है, उसका एक पार्ट है, और आजादी का अमृत महोत्सव का भी पार्ट है। तो ये दो मिशन का पार्ट है ये सबमिट, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अपना एक तरीके से नेशनल समिट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, उसका आयोजन कहां पर हुआ है, दिल्ली में किस जगह हुआ, तो विज्ञान भवन दिल्ली में। ठीक है, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ये कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट रहेंगे। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब इनका आयोजन जब होगा तो यहाँ पर ये चीफ गेस्ट रहेंगे। अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये श्री अमित शाह है, और मिनिस्टर ऑफ कल्चर ये कौन है, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी अपने मिनिस्टर ऑफ कल्चर है। ठीक है, उसके बाद पुराना किला में एक पुराना किला नई दिल्ली में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है योगा महोत्सव। तो योगा महोत्सव जो कि पुराना किला में आयोजित हुआ है, एक तरीके से योगा महोत्सव का एक इवेंट जो कि पुराना किला में आयोजित हुआ है, वो उसका आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एंड ASI ने। ASI का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और ASI ने योगा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया था, पुराना किला में। ठीक है, अगर हम बात करें योगा महोत्सव की, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, किसके साथ पार्टनरशिप करके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके पुराना किला में एक योगा महोत्सव का आयोजन किया है अपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अगर हम बात करें तो ये एक पार्ट था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी इंटरनेशनल योगा डे 2022 का ये एक पार्ट रहा है। ठीक है, ये महोत्सव योगा महोत्सव जो कि पुराना किला में आयोजित हुआ है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 का एक पार्ट था। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये है अर्जुन राम मेघवाल। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ये है मीनाक्षी लेखी। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर करेंगे। उसके बाद PM मोदी लॉन्चेज टॉर्च रिले फॉर 44th चेस ओलंपियाड। ठीक है, तो PM मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मसाल रिले का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये जो शुभारंभ है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया मसाल रिले का। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इन्होंने लॉन्च किया है हिस्टोरिकल टॉर्च रिले को, किसके लिए, 44वें चेस ओलंपियाड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 44वें चेस ओलंपियाड जिसका आयोजन हुआ रहा था, जिसकी शुरुआत हुई है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से, इसमें नरेंद्र मोदी ने मसाल को जलाकर ये शुभारंभ किया है। ठीक है, तो 44वें चेस ओलंपियाड का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है मसाल जलाकर, कहां पर, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में।
अगर हम बात करें FIDE प्रेसिडेंट यानी क्या है, ये है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एस, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक चेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट है अर्काडी डवोरकोविच अर्काडी डवोरकोविच, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, अर्काडी डवोरकोविच। इन्होंने हैंडओवर किया है टॉर्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने इन टर्न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को इसको ट्रांसफर कर दिया है, एक तरीके से हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद अपने भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 44वीं चेस ओलंपियाड की, इसका आयोजन होगा चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में, ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत तो दिल्ली से हुई है, इंदिरा गांधी स्टेडियम से, लेकिन इनका आयोजन, इन गेम्स का आयोजन होगा अपने चेन्नई में, कहां से, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेगा चेस ओलंपियाड, ठीक है, 44वां चेस ओलंपियाड। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है कि जो चेस ओलंपियाड है उसका कौन सा संस्करण हो रहा है, 44वां, कहां पर हो रहा है, चेन्नई में। शुरुआत कहां से हुई, दिल्ली से, इंदिरा गांधी। किसने शुरुआत की, किसने मसाल जलाकर शुरुआत की, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है FIDE के प्रेसिडेंट कौन है, ये है अर्काडी डवोरकोविच, ठीक है। यहाँ पर पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है एक गोल्ड मेडल, कहां पर, कोर्टेन गेम्स इन फिनलैंड, फिनलैंड के कोर्टेन गेम्स में क्या है, अपने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल फिर से जीता है। अगर हम बात करें ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, इन्होंने फिर से एक टॉप पोडियम पर एक तरीके से जगह हासिल की है और इन्होंने क्या है, एक तरीके से गोल्ड मेडल जीता है, और ये जेवेलियन थ्रो में जीता है, कहां पर, कोर्टेन गेम्स इन फिनलैंड, कोर्टेन गेम्स फिनलैंड में फिर से गोल्ड मेडल जीता है अपने नीरज चोपड़ा ने, कहां पर, किस गेम में, जेवेलियन थ्रो में। अगर हम बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन एडरसन पीटर्स, जो कि ग्रेनाडा से हैं, इनको हरा दिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियन एडरसन पीटर्स को हराकर गोल्ड मेडल जीता है अपने नीरज चोपड़ा ने, ये हमारे लिए बहुत ही शान की बात है, ठीक है। उसके बाद इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप टू लॉन्च एंजॉय, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक लॉन्च किया है एंजॉय को, एक तरीके से एंजॉय एक स्कीम है, ठीक है। और ये स्कीम क्या है, किड्स के लिए, किड्स सेविंग अकाउंट के लिए, ठीक है। तो किड्स सेविंग अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंजॉय नाम की स्कीम लॉन्च की है। अगर हम बात करें तो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इन्होंने एक लॉन्च किया है एक किड्स सेविंग अकाउंट को, इसको नाम दिया गया है एंजॉय, ठीक है। ऑन फादर्स डे, यानी फादर्स डे पर क्या है, फादर्स डे पर एंजॉय नाम की एक स्कीम लॉन्च की है स्मॉल इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और जो कि किड्स सेविंग अकाउंट रहेगी, ठीक है। किड्स सेविंग अकाउंट पर एक स्कीम लॉन्च की गई है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसमें एक तरीके से छोटे बच्चों को ही आदत पर रखा जाएगा, छोटे बच्चों में ही आदत डाली जाएगी सेविंग्स की, ठीक है। तो इसके लिए पहल की है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगर हम बात करें इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, तमिलनाडु में है, और ये जो इसके MD और CEO हैं वो है वासुदेवन और पथांगी नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा, वासुदेवन पथांगी नरसिम्हा, पथांगी नरसिम्हा इसके क्या है, MD एंड CEO है। अगर हम बात करें इसकी टैगलाइन की तो ये है इट्स फन बैंकिंग, छोटे बच्चों के लिए बैंक है तो फन बैंकिंग, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इक्वेटस स्माइल फाइनेंस बैंक, ये एक इसकी टैगलाइन है इट्स ए फन बैंकिंग, इसके MD CEO हैं वासुदेवन पथांगी नरसिम्हा। उसके बाद गुजरात के प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है रेनोवेटेड श्री कालिका माता टेम्पल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्या है, आपसे जैसे टेम्पल पूछे जाते हैं तो हो सकता है इसी टेम्पल का नाम पूछा जाए और पूछा जाए ये कहाँ पर है, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अनवील किया है रेनोवेटेड श्री कालिका माता टेम्पल, ये है पावागढ़ हिल्स इन गुजरात, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पावागढ़ हिल में एक श्री कालिका माता मंदिर है,
जिसका एक तरीके से रेनोवेटेड फॉर्म में अनवील किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, एक तरीके से जिसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है, इसको दोबारा बनाया गया है, इस मंदिर को रेनोवेट किया गया है और रेनोवेशन होने के बाद इसको फिर से एक तरीके से लॉन्च किया है, एक तरीके से इनॉग्रेटेड किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कालिका माता मंदिर कहां पर है, ठीक है, तो कालिका माता मंदिर है पावागढ़ हिल, पावागढ़ हिल गुजरात के पंचमलाई डिस्ट्रिक्ट में, पंचमलाई नहीं पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में। तो गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में पावागढ़ हिल्स में क्या है, एक कालिका माता मंदिर है जिसका अनावरण किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। अगर हम बात करें तो ये महाकाली टेम्पल है, इसमें क्या है, गोल्ड का एक क्या है, सेंक्टोरम है, गोल्ड का सेंक्टोरम है, एक तरीके से गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड का की व्यवस्था है, एक गोल्ड का दरबार है, दरबार बोल सकते हैं, गोल्ड का एक दरबार है। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की तो ये है श्री भूपेंद्र पटेल। उसके बाद पाकिस्तान रिमेन्स एट FATF ग्रे लिस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अगर हम बात करें टेरर फाइनेंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की, उसमें अभी भी क्या है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। इनके बारे में पढ़े तो पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया है कहां पर, ग्रे लिस्ट में रहना। ये किस लिए है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में, कि ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान ने रहना पसंद किया है और ये आज भी क्या है, FATF की ग्रे लिस्ट में है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में है, और किसकी ग्रे लिस्ट में है, एक पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये 2018 से अभी तक क्या है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। तो जो FATF की लिस्ट है उसको कौन प्रिपेयर करता है, एक पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक ग्रे लिस्ट प्रिपेयर करता है, और ग्रे लिस्ट में उन देशों की नाम आते हैं जो कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग्स हैं, ठीक है, एक तरीके से मतलब एक तरीके से वहां पर एक खतरा बना रहता है फाइनेंशियल लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 से इस ग्रे लिस्ट में, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ने 2018 से जगह बनाकर रखी है, ठीक है, यानी इससे उभर नहीं रहा पाकिस्तान। अगर हम बात करें FATF के हेडक्वार्टर की तो पेरिस फ्रांस में है, और इसके प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर है। अगर हम पर्पस देखा जाए तो ये कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। अगर हम बात करें FATF क्या करता है, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये करता है मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसने एक लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट जारी करता है, और ये उन कंट्री का नाम इसमें होता है जो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के केस में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2018 से है, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज की है राम बहादुर राय की किताब, जो है भारतीय संविधान अनकही कहानी, ठीक है। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसको लिखा है राम बहादुर रॉय ने, और इस किताब को एक तरीके से रिलीज किया है, प्रकाशित किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज की है राम बहादुर रॉय की एक किताब जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री राम बहादुर राय की लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर सर्चिंग फॉर न्यू आइडिया एंड डिजायर टू ब्रिंग समथिंग न्यू बिफोर द सोसाइटी, एक मतलब समाज के सामने एक नई पहल, नई शुरुआत, एक नए आइडिया रखने के लिए राम बहादुर राय ने किताब लिखी है जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसका एक तरीके से जिसको रिलीज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये थी आज की न्यूज, आई होप सारी न्यूज आपको समझ में आ गई है, आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी